AVP 24 न्यूज से मैं श्वेता श्रीवास्तव। जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी है, लाशों के अंबार बन गए हैं। शमशान कब्रिस्तान में बॉडी जलाने और दफनाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन और दवाओं के कारोबार में कालाबाजारी चल रही है। देश और प्रदेश की सरकार को समझ नहीं आ रहा इस आफत से कैसे निपटा जाए। सरकार अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही है जनता को राहत देने की। हर कोई इस कार्य में लगा हुआ है कि कैसे इस मुसीबत से बचा जाए। सरकार के साथ साथ हमारा भी सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सरकार और डॉक्टरों के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानना हमारा दायित्व है। हम सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें और इस मुसीबत से बचें। देश के बड़े बड़े डॉक्टर हमें बताते हैं कैसे इस मुसीबत से सामना करें, कैसे हम अपनी दिनचर्या गुजारें। ऐसे ही एक डॉक्टर जो कि बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने बताया हम कैसे अपनी दिनचर्या गुजारें जिससे इस मुसीबत से निपटा जाए। आइए जानते हैं बलराम चिकित्सालय लखनऊ के वरिष्ठ हृदय रोग डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा का कोविड-19 महामारी के दौरान कौन कौन सी सावधानियां और प्रबंधन करें जिससे हम खुद को और अपने परिवार को और देश को इस मुसीबत से बचा सकें। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा बलरामपुर में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात हूँ। इस समय कोरोना की सेकेंड वेव आई हुई है। कोरोना एक वायरस है जो हमारे अंदर जो है लंग में इन्फेक्शन करता है और लंग के साथ साथ और भी जो हमारे अंग है उसको भी प्रभाव डालता है। अमूमन ये देखा गया है कि कोरोना का संक्रमण इस तरह से फैलता है जब हम पास पास रहते हैं तो श्वास द्वारा वायरस निकलकर हमारे से दूसरे लोग तक पहुंचता है। जो पहले कोविड आया था उस कोविड में देखा गया कि कांटेक्ट विथ से द्वारा ज़्यादा फैलता था, बट इस बार जो कोविड की सेकेंड वेव जो है वो हवा द्वारा ज़्यादा फैल रही है और इस कोविड में जो लंग का इन्फेक्शन है वो ज़्यादा मिल रहा है और उसके साथ साथ जो SpO2 या ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोरोना दो तरह से इस समय पाया जा रहा है। एक तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम मिले जैसे कि फीवर होना, शरीर में दर्द होना, खांसी आना और इसके साथ साथ ऑक्सीजन के मात्रा का कम होना। और दूसरा है कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे, बस केवल शरीर में दर्द, थोड़ा सा बुखार और शरीर में अकड़न सी महसूस होना। बट दोनों तरह के पेशेंट इस बीमारी को प्रसार करने के लिए उपयुक्त हैं। अतः सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पेशेंट दोनों हमारे लिए घातक हैं। अतः हम अपने घर में रहें, लोगों से कम मिलें और मिले भी तो दूरी बनाकर रहें और अगर बाहर निकलना है तो हमें मास्क का प्रयोग करना है। मास्क जो है ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क हो या N95 मास्क हमारे लिए उपयोगी है। यदि किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है या पेशेंट को फीवर आता है तो घबराएं नहीं। इसका मूलतः जो वायरल बीमारी है तो एंटीवायरल दवाएं हमें लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो हमें प्रिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं डॉक्टर द्वारा या जो हमारे CMO के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के अनुरूप हमें दवाओं का सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और क्योंकि ये नेजोफेरेंजियल और ट्रैकियल रूट्स डिजीज फैलाती है अतः इसको क्लीन रखना चाहिए। नाक की सफाई करें, गले की गलाला करें गर्म पानी से और फेफड़े की सफाई करने के लिए स्टीम का प्रयोग करें जिससे हमारे जो ब्रोंकस में हमारे जो म्यूकस जमा है वो बाहर निकल सके। इसके साथ साथ यदि फीवर है तो हमें पैरासीटामोल टैबलेट का उपयोग करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं जैसे कि कोई जिंक टैबलेट है, एपिथेलिया को सही करने के लिए विटामिन C की टैबलेट है और सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्सीएजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दी जा रही है। समय समय पर और जांचों का उपयोग ले सकते हैं और यदि हमारे लंग में इन्फेक्शन ज़्यादा है या सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है
तो चेस्ट सीटी का इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखें कि यदि किसी व्यक्ति को बीमारी कम मात्रा में है तो घबराएं नहीं, तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे नहीं, घर पर रहकर भी इलाज कर सकते हैं, जिसको होम आइसोलेशन हम कहते हैं। होम आइसोलेशन में वही करना है, घर में हम रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, फ्रेश एयर का उपयोग करें और एक घर में एक रूम में आप रहें और नियमित खाना, पानी और आराम लेते रहें। जैसे जैसे आप ठीक होने लगेंगे, लोगों का हौसला भी बढ़ेगा और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी बताएं और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने का कष्ट करें। यदि आपके ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा गिरती है, यदि 85-86 तक रहती है, तो अपने डॉक्टरी सलाह लें और डॉक्टरी सलाह के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन प्रेफर करें। यदि आपको नहीं लगता है कि बीमारी ज़्यादा है और फिर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पारिवारिक सदस्य भी इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं और सघन बीमारी न होने के बावजूद भी दवाओं की खोज और बेड की मांग बढ़ने से कभी कभी आपका जो इलाज है वो वंचित रह जाता है और आप परेशानी उठा सकते हैं। कोरोना जो वेव है, ये सेकेंड वेव पहले वाली वेव से ज़्यादा खतरनाक है और इसमें मृत्यु दर की मात्रा बढ़ी है। अतः यदि आप प्रिवेंटिव मेथड को अपनाते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको पहले से कोई बीमारी है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की या और भी बीमारियां जिसे इम्यूनोसप्रेशन वाली ड्रग्स हैं, जैसे कि कैंसर, यदि नेफ्रोलॉजी की बीमारी हो, किडनी के लिए दवाई लेते हैं या किडनी संबंधी जो है आप डायलिसिस कराते हैं और सांस रोगी के पेशेंट है जिसमें कोई कार्टिकोस्टेरॉइड चलता है, ऐसे मरीजों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, नियमित डॉक्टरी सलाह लेते रहें और उपयुक्ता अनुरूप जो भी पर्चे पे दवा लिखी है उसको मंगा के रख लें और नियमित रूप से देते रहें। और इस समय वैकल्पिक व्यवस्था ज़्यादा प्रेफर करें। बेड सीमित हैं बट आपके पास जो व्यवस्था है वो असीमित है, अतः अपने घर को ही एक प्रकार से आइसोलेशन सेंटर के रूप में डेवलप करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। ऑक्सीजन ही इसका ट्रीटमेंट नहीं है। यदि आप घर में खिड़कियाँ खोल दें, फ्रेश एयर लें, थोड़ा सा सांस गहरी लें, तो हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिसको कहते हैं नॉन डिपेंडेंट ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना। और इस तरीके से हम बीमारी पे काबू में पा सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। देखा यह गया है कि इस समय लोग एक दूसरे को गलत सलाह दें, जैसे कि ये बीमारी हो गई तो अछूत की बीमारी हो गई, आप पेशेंट के या जो रोगी है उसके लिए बहुत दूरी बना ले रहे हैं। ऐसा नहीं, ये बीमारी हवा की बीमारी है। जब बीमारी होगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसके साथ साथ इम्यूनिटी भी डेवलप करेगी। जब सबको इस बीमारी के प्रतिकूल इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी तो ये बीमारी अपने आप धीरे धीरे रुकने लगेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी सबको हो जाए। बीमारी वायरस है, ये वायरस हमारे शरीर में थोड़े मात्रा में आना चाहिए और जब थोड़े मात्रा में आएगा तो उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता हमारे शरीर में विकसित होगी। इसको हार्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और जब हमारे समाज में या लोगों के अंदर जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर ये इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी तो ये चेन ब्रेक कर जाएगी और चेन जब ब्रेक करेगी तो बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अतः हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी को डेवलप करना है और इम्यूनिटी ही हमारे इस बीमारी का मूलतः इलाज है। ये बीमारी अचानक आई है, अतः हम लोग इससे एक्सपोज नहीं है, अतः इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता हमारे अंदर विकसित नहीं है, अतः यह बीमारी हमारे ऊपर दुष्प्रभाव के रूप में जकड़ ले रही है, जिसमें मूलतः लंग के इन्फेक्शंस, जिसमें हमारा लंग में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जा रही है और उस ऑक्सीजन की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है
हाइपोक्सिया की वजह से हमें अचेतावस्था या ब्रेन में हमें दिखना कम हो रहा है या हमें थोड़ा सा अनइजीनेस महसूस हो रही है। अतः हमको ध्यान रखना है कि लंग ही मूलतः हमारे इस शरीर में ऑक्सीजन को प्रदान करता है। अतः हमें लंग को बचा के रखना है, जिससे हमें मास्क का उपयोग निरंतर करते रहना है, वायरस की लोड को कम करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेशनल प्रोग्राम के तहत टीकाकरण दिया जा रहा है। टीकाकरण है क्या? टीकाकरण एक तरीके से मृत्यु वायरस हमारे शरीर में दिया जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है और यही प्रतिरोधी क्षमता जब वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है तो ये एंटीबॉडी उस एंटीजन के प्रति लड़के हमारे शरीर में इस वायरस को रिएक्शन से बचाता है। अतः हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप जो भी इसके लिए एलिजिबल हो उनको स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर, टीकाकरण केंद्रों पर जाकर टीकाकरण लेना चाहिए। पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का अंतराल है। अतः दोनों डोज लें और सुरक्षित अपने आप को बनाएं।